नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में गतिरोध बरकरार, सरकार ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने कहा इस्तीफे पर कार्रवाई के बिना बैठक बेमानी। गुरदासपुर आतंकी हमले पर गृहमंत्री का लोकसभा में बयान, कहा आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत, सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ उठाएंगे सभी जरूरी कदम। व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, 3 हफ्ते में सभी मामलों की जांच का संभालें जिम्मा, वकील नियुक्त करने के लिए 1.5 महीने का वक्त। एफटीआईआई के छात्रों को मिला राहुल गांधी का साथ, कहा शैक्षणिक संस्थानों में सरकार दे रही है बेवजह दखल, संसद में मुद्दा उठाने का दिया भरोसा। लीबिया में बंधक बनाए गए 4 में से 2 भारतीय रिहा, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। सुषमा स्वराज ने कहा बाकी की रिहाई के लिए प्रयास जारी। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को सभी केस हाथ में लेने के लिए 24 अगस्त तक का वक्त दिया है। मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है और अब 24 अगस्त को इस मामले पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को व्यापम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी मामलों की जांच हाथ में लेने में उसे कम से कम 3 हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सभी 185 मामले हाथ में लेने के लिए 3 हफ्ते और मामले में वकीलों की नियुक्ति के लिए 6 हफ्ते का वक्त दे दिया। The counsel appearing for the CBI stated that they require 6 to 8 weeks time. However, the court said no, and they said that we'll give you 6 weeks time from the 9th of July. Thus, now the court has given them 3 weeks accordingly to take over all the 185 cases. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया। इसके बाद कोर्ट ने खाली पदों के बारे में सीबीआई से जानकारी मांगी। चीफ जस्टिस साहब ने डीओपीटी को भी बुलाया है 7 तारीख को, जिसमें एजी साहब को अपीयर करना है टू टेल अबाउट कि कितना टाइम लगेगा और कैसे वर्कफोर्स सीबीआई को प्रोवाइड होना होगा फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दीज मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले की जांच की निगरानी को लेकर 24 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सारे केस संभालने और अदालतों में वकीलों की नियुक्ति में लगने वाले समय पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। 2013 में मामले के सामने आने के बाद व्यापम मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रैल 2014 में एसआईटी बनाई थी। एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में 55 मामले दर्ज किए थे। करोड़ों रुपए की व्यापम भर्ती और दाखिला गड़बड़ी मामले में पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है सूरज सिंह जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। सूरज सिंह जी, स्वागत है। और हमारे संवाददाता रविंद्र शिवराण हमारे साथ है, जो कि आज कोर्ट पर नजर रखे हुए थे इस सुनवाई के दौरान। रविंद्र, असल में इस याचिका जो आज इस पर सुनवाई हुई, उसका मोटिव क्या था, क्या डिमांड थी? देखिए कविंद्र, कुछ याचिकाएं अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए आई थी, उनमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की भी सुनवाई थी और इनके अलावा जो विसल ब्लोअर्स अलग अलग आशीष चतुर्वेदी, आनंद रॉय है, उनकी मामले की भी आज सुनवाई हुई। सीबीआई से आज पूछा गया था कि आखिर सीबीआई पूरे जो 185 केस हैं पूरे उन सब को कब तक हाथ में ले लेगी, ताकि एसटीएफ जो अभी जांच कर रहा है, एसआईटी जो भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कर रहा है, उससे सारे के सारे कब सीबीआई के पास ये केस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कहा कि 6 हफ्ते हम लोगों को चाहिए, तो 9 जुलाई से लेके और 6 हफ्ते दिए गए हैं, जो कि इफेक्टिवली आज से अगर हम बात करें तो अगले 3 सप्ताह के अंदर सीबीआई को तमाम मामले जो है अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। उसके बाद सवाल उठता है कि इतने सारे जब मामले इकट्ठे लिए जाएंगे हाथ में, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी। उसके लिए कहा गया है कि आपको, क्योंकि जबलपुर है, इंदौर है, हरदा है, देवास है, गुना है, कई इलाकों में ये मामला फैला हुआ है, उसके लिए आप अपने हिसाब से नियुक्ति कीजिए सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। और इसके लिए डीओपीटी को भी कहा गया है कि अगर किसी तरह से वैकेंसी सुप्रीम अभी सीबीआई में हैं तो उनको भी पूरी तरीके से भरा जाए। इसके लिए हम लोग डीओपीटी को भी आदेश दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, ये जो मामला है
व्यापम का, इसका पूरा असर जो है वो एक पूरी पीढ़ी पर हम लोगों को देखने को मिला है। पिछले करीब 10 साल से या उससे भी अधिक समय से व्यापम में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एक बड़े लेवल की धांधली का आरोप लगा है, जिसमें गवर्नर के बेटे ने भी आत्महत्या की, इस तरह की बातें सामने निकल कर आ गई। और 23 आत्महत्याओं की जो इस मामले में जुड़ी है उसके सामने 23 एसटीएफ के सामने ये बात स्वीकार की गई है कि इस मामले से जुड़े 23 अलग अलग लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। बिल्कुल, और अरविंद, शायद इसी वजह के चलते मैं कहूं कि सबसे ज़्यादा इस पर आरोप लगे इस जांच को लेकर जो चल रही थी, भले ही वो कोर्ट की निगरानी में हो, और इसीलिए मामले को सीबीआई को देने की मांग उठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट का आपका। और सूरज सिंह जी हमारे साथ हैं। सूरज जी, जिस तरीके से ये डिमांड हुई और अब सीबीआई ने जो कहा है कि भाई उसके पास जो संख्या बल है वो बेहद कम है, वक्त मांगा है, असल में इतने बड़े मामले पे क्योंकि अलग अलग है, कितना मैन पावर चाहिए होगा सीबीआई को, किस तरीके से जो उसका वक्त उसने लिया है और किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है, फिर मैं कहूँ डेपुटेशन पर दूसरी जगह से लोगों लेगी वहाँ पर 185 केसेस हैं कविंद्र जी, जैसा कि रविंद्र जी ने बड़े डिटेल से बताया। और अगर एक एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हम माने जो 5 या 10 से ज़्यादा केसेस हैंडल नहीं कर सकते, तो अब आप समझ लीजिए उतने ही फिर उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स बहुत तैयार करने होते हैं। हम नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस कर रहे थे तो उसमें 258 विटनेस थे, तो सीबीआई ने 2500 से भी ज़्यादा पेज की तो चार्जशीट ही फाइल की थी। अब एक केस में इस तरह का है तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा काम सीबीआई को करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि उसमें आप सारे जो उससे कनेक्टेड सबूत है वो इकट्ठे करते हैं, उससे संबंधित जो विटनेसेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आपको जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं वो अपॉइंट करने होते हैं ताकि वो उनका तथ्य निकाल सके। ये बहुत बड़ा काम है। और क्योंकि जैसा कि आपने कहा पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा से ये चल रहा है और एक पूरी जनरेशन उससे अफेक्ट हुई है, तो उसमें काम तो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए सीबीआई के पास बजट भी बहुत लिमिटेड है और सीबीआई की विश्वसनीयता इतनी है कि सब सीबीआई की जांच के लिए कहते हैं, जांच के लिए सीबीआई की बात होती तो इसलिए ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें, लेकिन क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए चाहिए कि सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। दूसरे स्टेट से भी लोग जो है डेपुटेशन पर लिए जा सकते हैं। काम बहुत बड़ा है। और क्या इसी वजह से मैं कहूँ कि तत्कालिक, मैं कहूँ कि तुरंत जब नतीजे की किसी बड़े मामले को लेकर एक आम शख्स उम्मीद करता है तो वो बेमानी सी दिखती है, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है। आपने कहा कि 190 के करीब मामले होंगे और उसके बाद उसमें अलग अलग लोग जांच के लिए चाहिए होंगे, उसकी एक प्रोफाइलिंग होगी, तो बहुत एक लंबा वक्त इसमें चाहिए अगर जांच पूरी करना निष्पक्ष तरीके से। जी, तो इसमें एक सेंट्रल स्टोरी होती है कि अगर कोर स्टोरी सीबीआई ले आए कि भाई ये मामला कहाँ से कैसे हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इंसिडेंटल होती है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर उनको कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्टोरी आ जाए कि ये करप्शन का कैसे मोडस ऑपरेंडी क्या था, कौन कौन मेन प्लेयर थे, तो उससे स्टोरी थोड़ी सी आसान हो जाती है। अदरवाइज तो अगर एक सेंट्रल हाइपोथेसिस नहीं होगा तो इसमें और भी ज़्यादा समय लग जाएगा। और अगर इस पूरे केस में कहूँ राज्य सरकार या फिर वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या फिर जो स्थानीय प्रशासन है, अगर वहाँ से मदद वो न मिले जो सीबीआई चाहती है, तो कितना मुश्किल होता है जांच को पूरी करना। अगर स्थानीय मदद ना मिले और जिस तरह से कुछ लोग आत्महत्या तक भी कर चुके हैं, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि कुछ वाकई फंडामेंटली रॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति तो मामला और भी ज़्यादा वो हो सकता है। लेकिन साथ ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी एक तरह से चल रही है, अगली डेट जो है 24 अगस्त की रखी है, तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को सुपरवाइज करता है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे भी सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई अपनी पुरानी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए इस मामले को भी जल्दी से जल्दी सुलझाएगी। एक और जो तकनीकी में फ़र्क है वो समझना चाहूँगा सूरज सिंह जी, इस तरह के मैं कहूँ कि एक बड़े मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर सीबीआई जांच करती है और अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच कर रही है, तो कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है दोनों के बीच में। देखिए, एक तो होता है कि जहाँ स्टेटस रिपोर्ट बार बार सुप्रीम कोर्ट मंगाए, मॉनिटर करे चीज़ों को, और एक है सिर्फ कि सीबीआई जांच करेगी लेकिन हमारे पास समय नहीं है मॉनिटर करने का। दोनों में फ़र्क ये हो जाता है कि एक में ऑलमोस्ट सुपरविजन होता है और उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि सबको डर रहता है कि अगली तारीख पे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और अगर स्टेटस रिपोर्ट या एफिडेविट ऑफिसर्स का सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो वहाँ उनको डर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें लताड़ भी पड़ सकती है।
लेकिन अगर सिंपली ये है कि सीबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच कर दे और बाद में देखेंगे, तो उससे थोड़ा सा उतना सतर्कता नहीं रहती जैसा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है। तो इस मामले को देखते हुए, इसकी व्यापकता को देखते हुए, इतना बड़ा मामला था, तो हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको न सिर्फ सीबीआई को सौंपाए बल्कि इस पे मॉनिटरिंग भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरसन जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पाकिस्तान से आए गुरदासपुर के आतंकी, संसद में गृह मंत्री का बयान। कब लगेगी सीमा पार से आतंक पर लगाम? देखिए देश देशांतर, सीमा पार आतंकवाद, आज रात 8:30 बजे। संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने की कोशिश के तहत सोमवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब तक सरकार विपक्ष की मांग पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देती, ऐसी किसी भी बैठक का कोई औचित्य नहीं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के चलते संसद की कार्यवाही अब तक सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कांग्रेस पार्टी को मनाने की एक और कोशिश करने का फैसला किया है और सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नियमों के तहत कांग्रेस पार्टी जो भी मुद्दा उठाना चाहे, सरकार उसके लिए तैयार है। Let me make it very clear, we are willing to walk an extra mile to meet the demands of the opposition so that the parliament can run in a bipartisan manner. And we have lived up to our words. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब तक सरकार उसकी मांगों पर कोई ठोस पहल का प्रस्ताव नहीं करती, ऐसी किसी बैठक का कोई मतलब नहीं है। कोई प्रस्तावना प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की तरफ से आज के समय तक विपक्ष को नहीं दी गई। हमने आज भी जो बैठक है चेयरमैन की, उसमें स्पष्ट किया है कि सरकार पर निर्भर करता है सदन सुचारू रूप से चले और अपना कार्य करे। गुरुवार को लोकसभा स्पीकर की ओर से भी इसी कोशिश के तहत सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल व्यापम और ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि सत्र के बचे हुए समय में कम से कम जीएसटी बिल को पास करा लिया जाए। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को किसी मजहब से जोड़ना ठीक नहीं। गुरदासपुर आतंकी हमले पर बयान देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठाएगी। इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों से आतंकवाद के मसले पर राजनीति से बचने की अपील की। विपक्ष ने गृह मंत्री की इस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से निकालने की मांग की। लोकसभा में गुरदासपुर आतंकी हमले पर बयान देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। गृह मंत्री ने माना कि सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद सीमाई इलाकों में नदियों और नहरों में तेज बहाव की वजह से आतंकी भारतीय सीमा में घुसने में कामयाब रहे। आतंकवाद आतंकवाद होता है। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। लिखित बयान पढ़ने के बाद गृह मंत्री ने विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पर आतंकवाद के मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अंत में अपील करना चाहता हूं अपने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कि आतंकवाद के सवाल पर हमें गंभीरता पूर्वक यहां पर चर्चा करनी चाहिए और इस आतंकवाद की चुनौती को पूरी ताकत के साथ हम कैसे इससे स्वीकार करें। 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर राजनाथ सिंह की टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
विपक्ष ने गृह मंत्री की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की। You should not make political statement. You are making politics, and we don't tolerate that. Therefore, sir, therefore, I request you, see whatever extra he said. Apart from the statement, it should be expunged. Now, when the House was totally united on the matter of rooting out terrorism from the country, this statement by the Home Minister was against the rule. विपक्षी दलों की आपत्ति पर सरकार का कहना था कि वो गुरदासपुर की आतंकी घटना के बारे में संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर विपक्ष के तीखे विरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चल सकी। मानसून सत्र का ये लगातार दूसरा हफ्ता है जो अवरोध की भेंट चढ़ गया। विपक्ष मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर कायम है तो सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटने की फिलहाल कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आती। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बीते कई दिनों से यही नजारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मांग पर कायम है। कांग्रेस की ओर से कार्यस्थगन की नोटिस दी गई और प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर जवाब की मांग की गई। If the motion which you chair has referred to, then the motions have been clear that the Prime Minister responds to our demand for accountability and action. So it is the House. Executive has the accountability to the Parliament. मैं नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स 5 साल उनके साथ रहा। उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मुद्दा आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि विपक्ष की डिमांड है कि फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। कांग्रेस की ओर से चर्चा के लिए लगातार नोटिस दी गई है लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। हमारे नेता ने कहा, हमने कहा, नकवी साहब ने कहा, हम बहस के लिए तैयार हैं। आज भी करें, अभी बहस करिए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये बहस से भागते हैं। माननीय नेता विरोधी दल को भी, उनकी पार्टी को भी हम बार बार कह चुके हैं, आप जिस मुद्दे पर भी डिस्कशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, हम तैयार हैं। ये कहते हैं हम डिबेट नहीं करेंगे। सरकार और विपक्ष के बीच आरोपों के दौर के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अवरोध के बीच सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एफटीआईआई के चेयरमैन पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों को अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का साथ मिला है। राहुल आज पुणे स्थित एफटीआईआई के परिसर पहुंचे और शैक्षणिक संस्थानों में सरकार की दखलंदाजी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा औसत चीजों को बढ़ावा देती है। राहुल को यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। बीते लगभग 50 दिनों से हड़ताल पर बैठे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स के इन छात्रों के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी ने उनके आंदोलन को और बल दे दिया है। पुणे पहुंचे राहुल गांधी ने इन छात्रों से बातचीत की और चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति विवाद के सहारे शैक्षणिक संस्थानों में सरकार की दखलंदाजी पर सवाल उठाए। जो भी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगती है उसको वो एंटी नेशनल कह देते हैं। अब ये बच्चे हैं, यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं, इससे प्रो नेशनल बात क्या हो सकती है? इसको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको हम एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? पढ़ाई करना एंटी नेशनल है, फिल्म बनाना सीखना एंटी नेशनल है। एफटीआईआई परिसर के बाहर राहुल गांधी को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखी गई। दरअसल एफटीआईआई के ये छात्र चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान के साथ कुछ और नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चेयरमैन के लिए और ज्यादा योग्य लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही एफटीआईआई के कार्य प्रणाली और छात्रों की हड़ताल को भी गलत ठहराया है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट को, वहां के स्टूडेंट को अगर इनके अंदर कार्यकर्ता दिखता है गजेंद्र के अंदर, तो राहुल गांधी में कौन सा फिल्म मेकर दिख रहा है उनको? मैं यही पूछना चाहता हूं। बस
इस बीच बीजेपी नेता और एफटीआई के छात्र रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मौका मिलने पर वो इस मसले का हल निकालने को तैयार हैं। लोगों ने राय दी थी कि अगर मान लीजिए क्या मैं ये इंटरिम में बन जाऊं, ऐसे तो नहीं बनना, पहले भी ऑफर आया था, मैं नहीं बना था। कुछ लोगों की चाहत है कि मैं इंटरिम तौर पे आ जाऊं और उसके बाद फिर सेलेक्ट कमेटी और सर्च कमेटी के जरिए जो राह निकले, कोई नया अपना ये आए, यहाँ पे नया चेयरमैन आए। लेकिन उसके पहले भी जब अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो चुका है तो इसको और मेसी तो नहीं कर सकते हैं ना। उसके पहले रास्ता निकलना होगा, सुगम रास्ता। एफटीआई के छात्रों की इससे पहले सरकार से हुई बातचीत विफल रही थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक दलों और सिनेमा जगत से अपने आंदोलन में सहयोग मांगा था। इन छात्रों ने राहुल गांधी को भी व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर शिक्षण संस्थानों में केंद्र की दखलंदाजी रोकने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आज पटना में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नीतीश राज में बढ़ी गुंडागर्दी और नाकामियों को गिनवाया ही साथ ही जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार से बेहतर बताया। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा मानसून सत्र से पहले स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने बताया कि जीतन राम मांझी को फिलहाल विधानसभा का अनअटैच्ड मेंबर ही समझा जाएगा। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब से पिछले 3 महीनों में केवल मांझी जी के निर्णयों को, जिसको कल तक नकार रहे थे, जिसको रद्द कर दिया और जिसके आधार पर मांझी जी को बेदखल करके खुद बैठ गए सत्ता में, उन्हीं निर्णयों को रीपैकेजिंग करके और उसका खुद श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान कोमेन के कमजोर होने के बावजूद पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की आशंका बरकरार है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच गुजरात और राजस्थान में बाढ़ के हालात में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा कोमेन तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके असर से ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश में पहुंचने के बाद कोमेन तूफान ने पश्चिम उत्तर का रुख कर लिया है। इसके चलते मिजोरम, त्रिपुरा और असम में अगले 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। There is a heavy rainfall warning for South Bengal districts. Comparatively, heavy to very heavy rain is expected over some of the districts, namely Murshidabad, Birbhum, Bardhaman, Bakura, Howrah, Hooghly and East and West Midnapur. This will continue for next 2 days. So the rainfall activity over Odisha next 24 hours will not be that much. We have predicted rainfall will be at many places with the heavy to very heavy rainfall for coastal districts and adjoining Moribund districts. But after 24 hours, the rainfall amount would increase. ओडिशा में 5 जिलों में भारी बारिश से करीब 4 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का काम जारी है। उधर पश्चिमी राज्यों गुजरात, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत के काम में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लीबिया में अगवा 4 भारतीयों में से 2 को रिहा कर दिया गया है। बाकी 2 की रिहाई के प्रयास जारी हैं। मंगलवार को इनका लीबिया के एक चेकपोस्ट से अपहरण हो गया था। इधर आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अगवा लोगों की सुरक्षित वापसी की गुजारिश की है। लीबिया में काम कर रहे 4 भारतीयों का उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब 29 जुलाई को वो त्रिपोली और ट्यूनिस होकर भारत आ रहे थे। उन्हें सिरते के पास एक चेकपोस्ट पर रोक लिया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगवा किए गए भारतीय नागरिकों में 2 हैदराबाद, 1 रायचूर और 1 बेंगलुरु के रहने वाले हैं। We are in regular touch with the families concerned and all efforts are being made to ensure the well-being and early release of our 4 Indian nationals. विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार त्रिपोली स्थित दूतावास के माध्यम से उन नागरिकों से संपर्क और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच
आंध्र प्रदेश सरकार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखकर अगवा नागरिकों की वापसी की गुजारिश की है। We have represented to Sushma Swaraj ji and also Home Minister Rajnath Singh ji that immediate action be taken on this issue because they've gone under the profession of teaching and ultimately succumbed to this ISIS. Sarkar will have to do it and I hope that they will do it. A swift action in bringing back the people from there. सरकार ने साफ किया है कि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही रिहाई के लिए कोई शर्त रखी गई है, लेकिन लीबिया के इस इलाके में आतंकी संगठन IS का दबदबा है। सरकार ने पिछले 1 साल में कई बार लीबिया, यमन, इराक और इसके आसपास के हिंसा पीड़ित देशों में जाने से बचने की सलाह दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक मौका है। 4 दशक से लंबित भूमि सीमा समझौते को शुक्रवार आधी रात से अमली जामा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सीमा पर 162 गलियारों में रहने वालों को अपनी पसंद के देश का नागरिक बनने का मौका मिलेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 162 गलियारों में रहने वाले इन लोगों के लिए जश्न का दिन है। लोग अपनी पसंद की राष्ट्रीयता मिलने का जश्न मनाएंगे। 162 गलियारों में रहने वाले करीब 51,000 लोगों को अब जीवन से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। शुक्रवार आधी रात से गलियारों की अदला बदली का काम शुरू हो जाएगा। सितंबर 2011 के प्रोटोकॉल के तहत बने करार को अगले 11 महीने यानी 30 जून 2016 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समझौते के बाद बांग्लादेश को 17,160 एकड़ के 111 गलियारे मिलने तय हुए हैं, जिनमें 37,369 लोग रहते हैं, जबकि बदले में भारत को 7,110 एकड़ के 51 गलियारे मिलने पर सहमति बनी, जिनमें 14,215 लोग रहते हैं। करार पूरी तरह से लागू होने के बाद गलियारों में रहने वाले सभी लोगों को अपने पसंद की देश की नागरिकता मिल जाएगी। भारत में जिन राज्यों के गलियारों की अदला बदली होगी उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली का पहला समझौता 16 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच हुआ था। 2011 में मनमोहन सिंह और शेख हसीना के बीच एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। मई में भारतीय संसद ने समझौते को मंजूरी दे दी थी। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच करार से जुड़े दस्तावेजों की अदला बदली हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बुनकरों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित करने के लिए बुनकरों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे दस्तकारी को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि सन 2012 से अब तक सेना के 39 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में सेना के 36 जवानों को जान गंवानी पड़ी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG ने कई सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय गड़बड़ियों के लिए फटकार लगाई है। कैग के मुताबिक खामियों के चलते इन सार्वजनिक उपक्रमों को इस साल 9,034 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने 3 विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये तीनों ट्रेन रोजाना दिल्ली से हरिद्वार के बीच चलेंगी। 1 अगस्त को शुरू होने वाले कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करेंगे। शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। शिवराज सिंह व्यापम घोटाले की वजह से लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। पाकिस्तान और चीन ने आर्थिक गलियारा परियोजना को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान चीन रणनीतिक वार्ता के दौरान दोनों देशों ने इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता करार दिया। 2000 किलोमीटर लंबा ये गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इस मुद्दे पर भारत चीन से आपत्ति जता चुका है। शुक्रवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दिन अपने गुरु की पूजा कर उनका सम्मान किया जाता है। इस मौके पर कई जगह महाप्रसादी का आयोजन किया गया। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पिनर आर अश्विन को अर्जुन अवार्ड दिया। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिया गया। हालांकि इसकी घोषणा पिछले साल ही कर दी गई थी, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर होने की वजह से अश्विन तब ये अवार्ड नहीं ले पाए थे।